पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ सत्ता है ना, वो एक पेंडुलम की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ झूलती रहती है। तो आज हम इसी राजनीतिक रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर यहाँ सत्ता की कुर्सी इतनी अस्थिर क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों है। मतलब ऐसा क्या होता है कि पार्टियां इतने जोर शोर से सत्ता में आती हैं और फिर कुछ ही सालों में उनका वजूद ही लगभग मिट सा जाता है। आखिर क्यों कोई भी पार्टी लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाकर नहीं रख पाती। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। तो चलिए बंगाल के पिछले 50 सालों के राजनीतिक उतार चढ़ाव पर एक नज़र डालते हैं। एक ऐसी जगह जहां शायद सत्ता का बदलना ही एक अकेली परमानेंट चीज रही है। मोटे तौर पर देखें तो बंगाल की राजनीति को 3 बड़े दौर में बांटा जा सकता है। सबसे पहले 1977, जब लेफ्ट फ्रंट का एक बहुत लंबा शासन शुरू हुआ। फिर आया साल 2011, जब तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने एक हिस्टोरिक जीत हासिल की। और फिर 2021 तक आते आते सीन फिर बदला और भारतीय जनता पार्टी मेन विपक्ष बनकर उभरी। और जब हम लेफ्ट फ्रंट के शासन की बात करते हैं ना, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। सोचकर देखिए, पूरे 34 साल, ये एक रिकॉर्ड था। एक वक्त पर यह दुनिया की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट सरकार थी। उस वक्त तो ऐसा लगता था कि ना कोई हिला भी नहीं सकता। लेकिन जो किला 34 साल तक इतना मजबूत खड़ा था, वो जब गिरा तो भाई पूरी तरह से ढह गया। 2011 में ममता बनर्जी की टीएमसी एक सुनामी की तरह आई और उसने लेफ्ट को लगभग वाइप आउट ही कर दिया। ये बंगाल की पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त भूचाल था, सच में। और देखिए, यही पैटर्न हमें कुछ साल बाद फिर से देखने को मिला। जो बीजेपी 2016 से पहले बंगाल में कहीं थी ही नहीं, मतलब लगभग ना के बराबर, वही पार्टी 2021 आते आते स्टेट की मेन ऑपोजिशन पार्टी बन गई। इससे पता चलता है कि बंगाल में जनता का मिजाज कितनी तेजी से बदलता है। तो ये जो सारे ऐतिहासिक बदलाव हैं, ये हमें उसी एक सवाल पर वापस ले आते हैं कि आखिर ऐसा बार बार होता क्यों है। चलिए अब उन 6 मुख्य वजहों की पड़ताल करते हैं जो बंगाल की इस पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी के पीछे की असली ताकतें हैं। ये जो 6 वजहें हैं ना, ये बंगाल के वोटर की सोच से लेकर पार्टियों के काम करने के तरीके और नेताओं के करिश्मे तक हर जगह फैली हुई हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी लेयर्स को खोलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले और शायद सबसे बड़ी वजह है बंगाल का वोटर खुद। यहाँ के जो लोग हैं वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। वो किसी पार्टी के लिए लॉयल्टी से ज़्यादा इस बात पर फोकस करते हैं कि भाई सरकार काम कैसा कर रही है, और अगर सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो फिर बदलाव की आवाज़ उठने में ज़्यादा देर नहीं लगती। दूसरा कारण है बंगाल की आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। यहाँ की राजनीति है ना, वो हमेशा किसी न किसी बड़ी विचारधारा, एक बड़ी वेव पर सवार रही है। कभी कम्युनिज्म की लहर आई तो कभी एंटी लेफ्ट वेव चली। और होता ये है कि जब भी ये विचारिक लहर बदलती है तो वो अपने साथ पुरानी सत्ता को भी बहा कर ले जाती है। अब आते हैं तीसरी वजह पर, और ये शायद बंगाल की राजनीति का सबसे यूनिक पहलू है, यहाँ का कैडर बेस्ड पार्टी कल्चर। देखिए, यहाँ पार्टियों के जो ग्राउंड लेवल नेटवर्क होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो होता क्या है कि जब एक पार्टी कमजोर पड़ती है तो उसका पूरा का पूरा कैडर, मतलब गली मोहल्ले के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो सब उठकर दूसरी उभरती हुई पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। और ये जो कार्यकर्ताओं का मास माइग्रेशन है ना, ये किसी भी पार्टी को रातों रात बना या बिगाड़ सकता है। चौथी वजह जुड़ी है वोटरों की बदलती उम्मीदों से। बंगाल के लोग जॉब्स, लॉ एंड ऑर्डर और लोकल वेलफेयर जैसे मुद्दों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, और अगर इन चीज़ों में उन्हें सुधार नहीं दिखता तो सरकार के खिलाफ माहौल यानी एंटी इनकम्बेंसी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। पांचवी वजह है पार्टियों के बीच का जबरदस्त घमासान। यहाँ पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ही इंटेंस, बहुत आक्रामक होता है, और इसका नतीजा ये होता है कि जैसे ही सत्ताधारी पार्टी थोड़ी भी लड़खड़ाती है ना, वोटरों के सामने एक मजबूत ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प हमेशा तैयार खड़ा होता है। और अब छठा और शायद सबसे पावरफुल कारण, करिश्माई लीडरशिप। बंगाल की राजनीति हमेशा से ही पर्सनालिटी ड्रिवन रही है। चाहे वो 34 साल राज करने वाले ज्योति बसु हों, या फिर उन्हें सत्ता से हटाने वाली ममता बनर्जी, या फिर अब बीजेपी के नेशनल लीडर्स। जिस भी नेता का जनता से एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है ना, बस उसी की लहर चल पड़ती है।
तो इन सारी वजहों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो एक ही सवाल मन में आता है कि भाई फ्यूचर में क्या होगा? क्या बंगाल का ये पॉलिटिकल पैटर्न कभी बदलेगा या फिर ये उतार चढ़ाव का सिलसिला बस यूं ही चलता रहेगा? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि बंगाल की राजनीति का ये मिजाज इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है उसकी उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं, नेशनल और स्टेट पार्टियों के बीच टकराव भी बढ़ रहा है, और इन सब के बीच एक ऐसा वोटर है जो इमोशनल भी है और आइडियोलॉजिकल भी, जो दिल से भी सोचता है और दिमाग से भी। तो ये जो पूरा मिक्सचर है ना, ये वॉलेटिलिटी को बनाए रखेगा। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ है कि बंगाल में सत्ता हासिल करना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे संभाल कर रखना, उसे बनाए रखना। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या लगातार बदलाव ही बंगाल की पॉलिटिकल डेस्टिनी है? क्या यहाँ की राजनीति में बदलाव ही वो एक अकेली परमानेंट चीज़ है? सोचने वाली बात है ना।